स्वागत है हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपके इस पॉडकास्ट का होस्ट हर्ष किशोर। और हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनकी स्टोरीज आपको इंस्पायर करेगी और आपको गर्व होगा बिहारी होने पे। आज के हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं साजिया जी, जो एक फाउंडर हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं रिवाइवल सर्विसेज की। रिवाइवल सर्विसेज एक स्टार्टअप है जो एक तरह से जो ओल्ड शू होते हैं उनका रिपेयरिंग करते हैं और सर्विस कर देते हैं, ठीक है। और ये लेदर इंडस्ट्री और फुटवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और इनको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज भी किया गया है, ठीक है। और बहुत सारी बात करेंगे साजिया मैम से। और आपका स्वागत है साजिया मैम। और बताइए, आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष कि आपने रिकॉग्निशन मुझे दिया। और मेरा नाम शाजिया कैसर है। बाय प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हुआ करती थी, बट नाउ अ डेज आई एम लेडी कॉबलर। या मेरा जो वेंचर है वो रिवाइवल सर्विसेज के नाम से है। तो इसको जस्ट स्टार्ट करने का जो रीज़न था हमारा कि हर एक प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर है, लेकिन फुटवेयर या लेदर गुड्स में कोई भी सर्विस सेंटर नहीं था। तो यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बात करेंगे और खास करके एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे जब एक तरह से बचपन में होती हैं और क्लास एक तरह से स्कूल में होती हैं, तो एक क्या उनका लाइफ स्टाइल होता है और क्या सोचती हैं फ्यूचर के बारे में और क्या माइंड सेट होता है। अपने बचपन के बारे में बताइए। हाँ, एक्चुअली बचपन से मैं थोड़ी ड्रीमी टाइप की थी। तो मेरा निक नेम भी मेरे फादर ने ड्रीम ही रखा था। तो मैं सपने बहुत देखा। तो जैसे कहीं अगर हम लोग मार्केट में गए हैं और कोई भी चीज़ अगर बिक रही है और वो मुझे अच्छी लगी, तो मैं खड़े होकर ना वो खो जाती थी उस दुनिया में कि मैंने उसको परचेस कर लिया है, मैंने पहन लिया है। तो मेरा जो माइंड जो है बहुत मतलब लोगों को लग रहा था कि मैं खड़ी हूँ, बट मैं अपने सपनों में खो जाती थी। तो ये मेरे इस वजह से सोनपुर के मेले में एक बार मैं खो गई थी। तो लेकिन खैर मैं वहां से इधर तक कहीं गई नहीं थी, मैं उसी सपने ही में थी। तब तक मेरे फादर जो है वापस से आकर और मुझे पकड़ के ले गए। तो मेरा जो बचपन रहा वो थोड़ा सा घूम कर, क्योंकि मेरे फादर जो है सिविल सर्विसेज में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता था। तो जिसकी वजह से जो रूरल लाइफ है वो ज़्यादा मैंने जिया है। और मैं फादर के साथ हमेशा उनके जहाँ भी पोस्टिंग हुआ करती थी, तो मैं साथ में के जाया करती थी और वहाँ पे मैं रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे बताइए। हाँ, तो जैसे उस वक्त तो क्या होता है कि हर एक स्टेज का अपना एक अलग-अलग मोटिवेशन या इंस्पिरेशन होती है। तो उस वक्त जितनी मेरी माइंड कैपेसिटी थी, तो उस हिसाब से मैं सोचा करती थी। और ये अचानक से एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बहुत बाद का, ये एक अलग बात है कि मुझे शुरू से ये कॉर्पोरेट शब्द जो है वो बहुत अट्रैक्ट किया करता था। और मेरे फैमिली में ज़्यादातर लोग सिविल सर्विसेज में हैं, तो बिजनेस बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था। तो इसलिए मेरे अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती थी कि आखिर बिजनेस फैमिली या बिजनेस पर्सन जो है वो कैसे इतने बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज खड़े कर लेते हैं। तो ये सब चीज़, लेकिन मुझे घर पे ये इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं था। तो वो मेरे दिल के अंदर वो ख्वाहिश थी, लेकिन वो एक्सपोज नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त था कि मुझे मेडिकल करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कहीं जॉब करनी है, फिर अपनी क्लिनिक खोलनी है। तो उस वक्त मैं उसी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमको लगता है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि एक सिविल सर्विसेज का एक तरह से परिवार होते हैं जब, तब वो अपने बच्चे को किस तरह से पालते हैं और किस तरह से एक तरह से देखभाल करते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ग्रो
किस तरह से उनको तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए। तो आपका क्या पेरेंट्स किस तरह से उस टाइम आपको एक तरह से किस टाइप का माइंडसेट बना रहे थे, जॉब रेडी या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि बिजनेस की दुनिया में तो आपने ये बाद में सोचा, लेकिन उस टाइम आपका क्या नेचर हुआ करता था, पेरेंट्स का क्या एडवाइस होता था? जी, शुरू से क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग थी, वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और मेरे फादर जो है वो बीडीओ थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो घर में शुरू से माहौल यही था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है और अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। तो इतना ज़्यादा था कि मैं मैट्रिक करने के बाद ही मैं फॉर्म लेकर आ गई थी कि मुझे किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करना है। तो फिर पता चला कि नहीं, अभी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो शुरू से मतलब जितना जल्द से जल्द हो सके मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। तो ये माइंडसेट मेरा शुरू से था। थोड़ी सी मेरे घर में बाकी फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट बचपन से ही थी। तो मुझे कहा भी जाता था कि ये तो अलग ही है, ख्यालों की दुनिया में, या इनकी बात ही तो निराली होती है। तो ये मुझे बचपन से सुनने को मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उससे जब ख्यालों की दुनिया बोलते हैं तो एक तरह से कुछ सपने होते हैं या फिर कुछ इंस्पिरेशन होती है, कुछ स्टोरीज होती है जिसको हम देख के या फिर सुन के उस दिशा में सोचते हैं या फिर उसके एक तरह से उस टाइप का ड्रीम सोचते हैं हम लोग। तो आपका उस टाइम क्या इंस्पिरेशन था खास? हाँ, मेरा ये था क्योंकि मेरे फादर जब भी अपनी स्टोरी हम लोगों से शेयर करते थे, क्योंकि उनका काफी गुर्बत की जिंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे दादा शायद वो जेल में पुलिस की नौकरी उनकी हुआ करती थी और मेरी दादी जो है वो टीचर हुआ करती थी, लेकिन फैमिली की वजह से उन्होंने नौकरी छोड़कर घर में मतलब घर संभाला हुआ था, बच्चों को देखभाल करना। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो मेरे पापा काफ़ी तकलीफ से पढ़े और उसके बाद उनके अंदर वो जज्बा था कि मुझे इससे ऊपर लेवल अचीव करना है ताकि मैं अपने घर की परेशानियों को दूर कर सकूँ। तो जब पापा ये अपनी स्टोरी सुनाया करते थे, सक्सेस स्टोरी, कि कैसे एक पुलिस का बेटा एक ऑफिसर बन गया, एक सिपाही का बेटा, तो मुझे भी अंदर से यही ख्वाहिश होती थी कि मतलब जैसे फादर मेरे लड़का हैं तो उन्होंने अपने फादर का नाम रोशन किया, उसी तरीके से मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, लेकिन मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं भी अपने पापा का नाम जो है एक लेवल उनसे एक लेवल आगे लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जैसे आईएएस अगर मैं कंप्लीट कर जाती तो शायद मेरे पापा को ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। तो मुझे लगा कि कुछ भी ऐसा हो या करूँ मैं जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मेरी पहचान बने और मेरे नाम का जो टाइटल है शाज़िया कैसर, तो कैसर जो है वो फेमस हो और मेरे पापा को मुझ पर प्राउड फील। तो ये मेरा था दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी। बिल्कुल बिल्कुल। जब खास करके एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं बिहार में खास करके, और आपने अलग अलग एक तरह से जगह से आपने पढ़ाई की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस बोले तो कभी वहाँ पे अलग अलग जाना पड़ता होगा, तो आपको उस सिस्टम को लेके क्या सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या सारी चेंजेस उसमें अभी लाना चाहेंगे? खास करके अभी बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है, लेकिन उसमें क्या बदलाव आप लाना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे क्या है ना कि मैं सरकारी स्कूल में ज़्यादातर पढ़ी हूँ, तो जैसे तो वहाँ पे चीज़ें मतलब क्राउड तो काफ़ी हुआ करते थे, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिला करती थी। और मेरी जो एजुकेशन है, वो समझिए जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो मिडिल इसमें जैसे 8, 9, 10 वो जो भी है, वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही एवरेज मतलब मेरी है। मतलब लेकिन फिर बाद में जैसे-जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ और फिर मैंने मतलब खुद से डेवलप किया अपने अंदर लर्निंग, क्योंकि मैंने वो चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं कि आदमी के सीखने की इच्छा होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछने का वो कुव्वत होनी चाहिए, तभी आपको आंसर भी मिलेंगे। तो ये जो भी चीज़ें आती है, तो उस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और उसके बाद खुद में इम्प्रूवमेंट लाना, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे मेरा बैकअप सपोर्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम, मेरा इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन
अगर मुझे अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत भी मुझे ही करनी पड़ेगी। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को मैंने वेल इक्विप्ड किया, वो लर्निंग प्रोसेस जो है उसके, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सीखना या पाना चाहते हैं और उसके शिद्दत से उस पे लग जाते हैं तो वो चीज़ आपको अचीव हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर कोई भी चीज़ के पीछे अगर लग गए जान से तो बिल्कुल वो पूरी होके रहेगी। फिर आप बात करते हैं आपकी करियर की। जब बात करते हैं 10th या 12th की, जब हम लोग एक तरह से पीक पे होते हैं और वहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमको किस करियर में जाना है, ठीक है? क्योंकि अभी बिहार की बात करते हैं तो 10th तक का हम लोग का एक तरह से वो होता है कि 10th कर लो, उसके बाद तो पीजी है, उसके बाद 10th ही फाइनल को लेके माने चलते हैं। और अगर 10th कंप्लीट भी हो जाती है तो वहाँ पे जो लोग एक तरह से आर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर कॉमर्स में या फिर साइंस में ना, लेकिन फोकस वहीं पे करते हैं कि अगर बढ़िया रैंक आता है, फोकस करते हैं कि उनको साइंस में एडमिशन हो, ठीक है? उतना झुकाव नहीं होता है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को या फिर आर्ट्स वाले को। तो आपको इंटरेस्टेड था एक तरह से बिजनेस फील्ड में जाने का, तो वहाँ पे आपने किस तरह से डिसीजन लिया कि हमको किस फील्ड में जाना चाहिए और उस फील्ड में जाने के लिए हमको क्या स्किल्स चाहिए हो, क्या एजुकेशन चाहिए हो? हाँ, एक तो जैसे क्या होता है कि जिस वक़्त हम लोग अपना करियर प्लानिंग करते हैं, जैसे आफ्टर इंटर जो है काफ़ी सारे एडवाइसेज़ भी आपको फैमिली की तरफ से आने लगते हैं और जनरली सबका एक ही रहता है एडवाइस कि मेडिकल कर लो, साइंस है तो मेडिकल कर लो और उसके बाद अगर मैथ्स है तो इंजीनियरिंग कर लो। ख़ास करके फीमेल के इसमें या तो आप मेडिकल में डॉक्टर बन जाओ या तो फिर टीचर बन जाओ। ये सबसे मोस्ट मतलब अफोर्डेबल करियर ऑप्शंस होते हैं। तो ये चीज़ है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि मैंने मेडिकल भी किया तो वो मेरे पापा की मर्ज़ी थी, मेरी मर्ज़ी नहीं थी। मेरी शुरू से जो इंटरेस्ट रहा है वो रिसर्च करने में काफ़ी रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नई चीज़ आ रही हैं। तो ये मतलब इंटरनेट का बहुत-बहुत शुक्रिया कि उसके आने से ये मेरे घर बैठे-बैठे मेरी सारी जो क्यूरियोसिटी थी वो दूर हुई, क्योंकि मैं रात-रात भर बैठ के काफ़ी रिसर्च किया करती थी। तो इसके दौरान ही मुझे क्या उस वक़्त जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने गवर्नमेंट जॉब भी किया। मेरी गवर्नमेंट जॉब भी हो गई थी और 2 साल मैंने जॉब किया, लेकिन अंदर से बहुत ही दिल बेचैन होता था और नहीं तो मैंने रिज़ाइन देकर मैं आ गई और मैं तैयार थी कि मुझे बहुत डाँट पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना ज़्यादा घर में सब लोगों को वो रहता है और मैं उसी को रिज़ाइन देके बिना बताए किसी को, मैंने ये डिसीज़न उस वक़्त मतलब मुझे भले मतलब मेरे पेरेंट्स के सामने मैं थोड़ा ऐसा शो कर रही थी कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, बट दिल में मेरा कहीं पे भी गिल्ट नहीं था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब को क्यों छोड़ा। तो उसके बाद मैं आज़ाद अपने आप को फ़ील कर रही थी और जब मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू किया, तब मेरी शादी, मैं पहले बता दूँ कि मेरी शादी जो है वो आफ्टर इंटर ही हो गई थी। तो मेरे लाइफ़ और मेरे करियर की सारी जर्नी जो है आफ्टर मैरिज ही शुरू हुई। तो और मेरे 2 बच्चे हैं, ये दोनों जब पैदा हो गए और जब तक वो नहीं हुए थे तब तक मैं अपने घर वाले इन सब की बातों को फ़ॉलो कर रही थी। लेकिन उनके बाद फिर मैं अपने दिल की बात और खुद की ख़्वाहिश जो भी चीज़ में है उस चीज़ को मैं डिसीज़न में खुद पे डिसीज़न लेना शुरू किया और सबसे अच्छी बात है कि इस चीज़ में मेरे हस्बैंड का फुल्ली सपोर्ट था। तो मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे फ़ादर ने मुझे एजुकेशन दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे विंग दिया फ्लाई करने के लिए। तो मेरा जो डिसीज़न मेकिंग था तो ये जब मेरे बच्चे हो गए और जब मैं जॉब कर रही थी तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। उसमें भी मैं बंधी हुई फ़ील करती थी कि मुझे छुट्टी चाहिए तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, जो सब लोगों के साथ ऑलमोस्ट होता है। तो फिर मुझे लगा कि अ, बच्चे को तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, तो मुझे नौकरी ही क्विट करना पड़ेगा। अगर नौकरी क्विट करती हूँ तो फिर मैं अपना खुद को मतलब एक कहीं न कहीं मारना टाइप से मतलब मेरी फीलिंग आ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूँ? तो मुझे बिज़नेस समझ में आया कि अब बिज़नेस ही एक ऐसा चीज़ है जो कि मैं करियर भी बना सकती हूँ, अगर लक ने साथ दिया और नहीं
तो फिर अब टाइमिंग जो है अपने हिसाब से मैनेज मैं कर सकती हूँ, ताकि बच्चे को भी तकलीफ नहीं हो और मुझे भी तकलीफ नहीं हो। तो ये सोचकर मेरी जर्नी जो है, तो फिर जब ये बात आई कि अब मुझे करना क्या है बिज़नेस में, क्योंकि ना मुझे फैशन का इंटरेस्ट था और ना जो बुटीक्स वगैरह जो होते हैं कपड़ों का कुछ आइडिया था। तो मुझे लगा कि मुझे जब किसी चीज़ का आइडिया नहीं है तो क्यों ना ऐसा फील्ड को चूज़ किया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ में मुझे ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और बाकी ये जो दोनों फील्ड है, ये दोनों में काफ़ी कॉम्पिटिशन है और ऑब्वियस है कि जब मेरा बेसिक ही नहीं है बिज़नेस बैकग्राउंड का, तो मैं उसमें कभी भी कम्पीट नहीं कर पाऊँगी। और तो मुझे लगा कि वो थोड़ा-सा क्योंकि रिसर्च और R&D मेरा थोड़ा रहता था, किसी चीज़ को जानने का मतलब काफ़ी मतलब मुझे शौक हुआ करता था। तो मुझे लगा कि ये चीज़ नहीं है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि ज़ीरो से शुरुआत करती हूँ और प्लस इसमें फीमेल जो है वो थोड़ा ऑप्शनल थी, क्योंकि इस सेक्टर में पूरा मोनोपोली जो है वो मेल मेल का है। तो मुझे लगा कि सबसे बेस्ट जो है, जो चीज़ टफ है अगर उसमें कर लेती हूँ, तब लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया। और आसान चीज़ तो हर कोई कर सकता है। तो ये मेरी बेसिक। बिल्कुल। थोड़ा मैं पीछे लेके चलता हूँ एक वो पॉइंट पे, जब आपने 12th की और ऐसा एक तरह से लाइफ का मोड़ आया जब आपने एक तरह से एक वुमेन की बात करें खास करके बिहार में, तो 10th 12th के बाद जो लड़की होती है उनका शादी हो जाता है, या फिर उनका मर्जी से हो या फिर एक तरह से चॉइस होता है। तो बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो एक तरह से लड़की को खास करके ग्रेजुएशन उतना अगर सही रहती है एजुकेशन में तो उनको ग्रेजुएशन में डालते हैं या फिर फ्यूचर हायर एजुकेशन के लिए प्रेफर करते हैं। लेकिन आपका एक मोड़ रहा है जहाँ पे आपने एक हायर एजुकेशन से पहले आपकी शादी हुई, तो आपको वहाँ पे कभी रिग्रेट हुआ है कि हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए, या फिर आपको उस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं? जी, मैं बताऊँ कि जिस वक़्त मेरे फ़ादर ने मतलब फाइनल कर दिया मेरा रिश्ता, और इतनी जल्दी हुआ, मीन्स 3 महीना में, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो जिस दिन उन्होंने देखने आए उसी दिन वो डेट-वेट फाइनल करके चले गए और मेरे फ़ादर ने भी हाँ कर दिया, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। तो फिर सीधा मुझे डेट बताया गया कि इस डेट में तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। तो मैंने अपने फ़ादर को बस एक ही बात बोला कि अगर मेरी पढ़ाई छूटी, तो उसके बाद मैं जो भी स्टेप लूँगी उसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो आप पहले मुझे रिटन में कमिटमेंट दीजिए कि अगर मेरी काम मतलब जॉब करना या काम करने की अगर इच्छा नहीं है, तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे फ़ोर्सफुली काम पे जाने से रोकना नहीं होना चाहिए। अगर इस बात का आप कमिटमेंट करते हैं, तो फिर आप जिससे भी ऑब्वियस है, अगर आप ने डिसाइड किया है तो आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो मैं आप पे भरोसा कर रही हूँ, लेकिन मेरे भरोसा को आप मुझे ये कन्फर्म कीजिए। तो मेरे फ़ादर क्योंकि शुरू से वो थोड़े ओपन माइंड थे, तो मेरे फ़ादर जो है उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बात हो चुकी है, तुम्हारा पढ़ाई नहीं ब्रेक होगा। तो उनके भरोसे पे फिर मैंने हाँ बोला। तो उस वक़्त जब मेरी शादी हो गई थी, उस वक़्त का जो मेरी और जो फ्रेंड्स थी, सब यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एडमिशन लिया, सब फ़ोटो शेयर करती थी। और मुझे एक इंसिडेंस याद है कि जब मैं मतलब शायद कॉलेज से आ रही थी और मेरे इतना सिंदूर लगा हुआ था, और मेरी एक फ्रेंड जो है वो पूरा एन्जॉय करते हुए वो भी आ रही थी। तो उसको देखकर मैं मिलने के बजाय मतलब ऐसा शर्म से, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या गुनाह कर लिया है। मतलब मुझे गिल्ट फ़ील हो रही थी कि शादी ऐसा मेरा हो गया है और बाकी का नहीं हुआ है। तो मैं अब उनके कैटेगरी से, मतलब मेरी फ्रेंड सर्किल से मैं बहुत पिछड़ी या उस मतलब वैसा मेरे को फीलिंग आ रहा था कि मैं बहुत दबी-कुचली टाइप से हूँ, जो मेरी इतना मतलब मेरे घर वाले का इतना माइंडसेट ऐसा है कि मुझे शादी करके अब मतलब गृहस्थी में तुम डूब जाओ, और करियर और ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए अब नहीं है, उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये मुझे फीलिंग आ रही थी। उस वक़्त मेरी फ्रेंड लोगों ने भी कहा, "क्या यार तुम्हें इतना जल्दी थी शादी करने की?" जबकि मेरा ऐसा कोई लव मैरिज नहीं था। तो उसके बाद लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि वो जो भी एक सोसाइटी की जो रस्म-रिवाज जो होते हैं, वो हो गया।
और उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ। तो अब मुझे आगे बढ़ने से कहीं पे भी कोई फैमिली की तरफ से बाउंडेशन नहीं आता है। और जो मेरी फ्रेंड उस वक़्त काफ़ी एन्जॉय और पूरा कॉलेज लाइफ़ जी रही थी और अपने करियर के पीक पे पहुँच कर तब उन्होंने शादी किया और उसके बाद उनको ब्रेक करना पड़ा अपने करियर से। तो अब उन लोगों की परेशानी को देख के मुझे लगता है कि अभी तो मेरा ठीक है, अभी उनका ब्रेक करके फिर जब वो शुरुआत करेंगी, तो फिर उनकी ज़ीरो से शुरुआत हो जाएगी। तो मुझे इसीलिए अब कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक तरह से पॉजिटिव वे में ले तो एक तरह से आपने टाइम दिया, उसको सही से यूज़ कर पाया उस टाइम को। जब आपकी शादी हुई जी, तो उस टाइम आपने सही से यूज़ कर पाए एजुकेशन में। फिर उसके बाद का जो एक जो कल्चरल एक तरह से सिस्टम होता है, उनको आपने क्रॉस कर लिया वो बाउंड्री को और आप फ्री हो गए हैं आप अपनी लाइफ एक की एक जर्नी। चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरे फादर के जो बैकग्राउंड, क्योंकि मेरी मम्मी भी वर्किंग थी, तो यहाँ पे करियर को लेकर कोई वैसा नहीं था। मतलब यहाँ पे मुझे फ्रीडम थी इस चीज़ में, लेकिन जो मेरी शादी जहाँ हुई है, वो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल है। मतलब भाभी लोग किसी गैर महरम के सामने भी नहीं आती हैं, वो वैसा है। तो मुझे ये लगा कि मुझे अपनी फैमिली को एम्बैरेस भी नहीं करना है और अपने सपने को मरने भी नहीं देना है। तो मैंने जो है कुरान शरीफ का जो मीनिंग है, वो पढ़ना शुरू किया। और क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस्लाम जो हमारा जो इस्लाम कहता है, उसके थ्रू ही मैं कन्विंस, क्योंकि रो धो के और इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी बातों को मनवाना और सिर्फ मतलब खुद के, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए फैमिली को बोलूँ तो फैमिली का फुल सपोर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि मेरी खुशी के लिए वो लोग खुद को तकलीफ में डालें। तो मेरी ये थिंकिंग शुरू से हुआ करती थी कि फैमिली भी खुश, मैं भी खुश। तो क्योंकि मुझे दोनों का साथ चाहिए, खुद का भी साथ चाहिए और अपनी फैमिली का भी साथ चाहिए, तभी वो कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। तो मैंने जो है वो पढ़ना शुरू किया और तब एक्चुअल में मुझे पता चला कि इस्लाम में, पहले मुझे लगता था कि हमारे मतलब रिलीजन में जो है नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे कि हमारा रियल में मैसेज क्या है। तो जब मैंने पढ़ा तो शरीयत के थ्रू मैंने जो है अपनी बात को रखा और मुझे मेरे ससुराल की तरफ से भी कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। सब लोगों ने हैपीली एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आपको बस आप जो भी कीजिए, बस ये ख्याल रखिएगा कि मतलब जो हर लोग चाहता है कि हमारे जो फैमिली की जो इज्जत है उस पे कोई आँच नहीं आए। तो ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैंने कहा कि नहीं, आपका नाम और ऊँचा ही होगा, लेकिन नीचा मैं गिरने नहीं दूँगी। तो ऐसा करके तो मतलब इसमें जो खुशी और लगती है ना, वो मतलब बयान करना मुश्किल है। तो ये चीज़ वही होता है कि मैं पॉज़िटिव थी और उसको पॉज़िटिव तरीके से कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो किस तरह से कन्विंस होंगे। तो उस चीज़ को मैंने रिसर्च करके, उसका स्टडी करके और उसके थ्रू उनको कन्विंस कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक एंटरप्रेन्योर का वो क्वालिटी भी होना चाहिए, अपने परिवार को कैसे एक तरह से कन्विंस करे, उसके बाद एक इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करे, फिर एक तरह से एक जर्नी कन्विंस उनको करना ही पड़ेगा हर जगह, वो उनको क्वालिटी भी होना चाहिए। और थोड़ा और बात हमें जो करते ये हैं। और हमें जो ये लगता है ना कि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारी फैमिली रोकती है और करने नहीं देती है, तो हम मतलब ये पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा करके हम दूसरे जगह चले जाएँगे, तो ऐसा पता नहीं रेयर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ आपके अंदर वो जज़्बा है और वो क्यूरियोसिटी है ना, तो फैमिली ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने एक्सप्रेस करे, वो आपको हर एक पल वो रीड करती है और उसके बाद वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनका फैमिली का मेंबर जो है वो तकलीफ में रहे, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हैं, बिज़नेस करो या जॉब, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपनी बात को रखते हैं आपके सामने या आपको करियर ऑप्शन में वो बीच में वो अपना एडवाइस करते हैं। उनका जितना माइंडसेट है उस हिसाब से वो करते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े या ज़्यादा तकलीफ हो। इस वज़ह से उनका वो प्यार होता है जो वो आपको रोकते हैं। लेकिन जब अगर आपके अंदर वो पैशन और वो जज़्बा रहता है ना, तो फिर उनकी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपको रोक पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं थोड़ा पीछे चल के बात करता हूँ उस मोड़ पे, जब एक तरह से कोई लड़की है और 12th की है, ठीक है?
अब उनको डिसाइड करना है एक तरह से, क्योंकि उनका पेरेंट्स डिसीजन ले चुके हैं कि उनका शादी करना है, ठीक है। या फिर उनको लगता है कि हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए ग्रेजुएशन करके, उसके बाद मैं पहले कैरियर बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले कैरियर सही कर लेना चाहिए, फिर एक तरह से रिलेशनशिप में जाना चाहिए, या फिर क्या आप एडवाइस करेंगे? नहीं, मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि जो भी बातें हैं ना, वो खुलकर एक दूसरे के सामने रखने चाहिए। पेरेंट्स को भी रखने चाहिए और जो उनके बच्चे हैं उनको भी। जो भी, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने दिल की बात को दबा देते हैं और उनको लगता है कि उनके बोलने से उनके पेरेंट्स को तकलीफ होगी, तो चलो मैं ही अपने दिल को मार लेता हूँ और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप उनकी खुशी उनकी बात मानकर उनकी खुशी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप तकलीफ में रहेंगे तो फिर उनको भी बाद में अच्छा नहीं लगेगा ये जानकर। तो इसीलिए हर एक चीज ट्रांसपेरेंटली अगर बात की जाए, अगर आपको लगता है तो आप उनसे टाइम मांगिए कि मुझे टाइम दीजिए 2 साल, मैं भी अपने आप को जांच लेता हूँ या लेती हूँ कि अगर मेरी जो पैशन है अगर मैं उसमें कामयाब हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना रास्ता चेंज करके जो आपने एडवाइस किया है मैं उसको फॉलो करूंगा। तो इससे क्या होता है कि दोनों की सहमति से होते हैं तो चीजें और उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम इस चीज में लेकर ये करें कि आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, किसी को भी नहीं पता कि हमारा फ्यूचर कहाँ और किस हाथ में कब कैसे हालात आपको किस ओर मोड़ दे। तो अगर सहमति से चीजें होती हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीके से। अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं तो वो जिनकी बातों को मानते हैं या जिनसे सलाह लेते हैं, आप वो वाया मीडियम के तहत उनको कन्विंस करने का कोशिश करें तो वो जरूर माने। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक मोड़ तब भी आता है जब अगर डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक इन्वायरमेंट आ जाता है। कॉलेज लाइफ अलग होती है, जब बात करते हैं घर की या फिर परिवार की, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ में भी एक डिसाइड करना होता है कि अपना कैरियर किस पाथ पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने डिसाइड पहले से नहीं सोचा था कि मेडिकल फील्ड में जाना है, ठीक है, फिर आपने मेडिकल की, तो एक मोड़ आता है, एक फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर हो, वहाँ पे हमको लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो टाइम हम सही जगह नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे एक तरह से सोच में आ जाता है कि हमको अब यहाँ पे स्टेप डाउन करना चाहिए और जो हम एक्चुअली में चाहते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो आपने एक्चुअली उतना इंटरेस्टेड नहीं थे मेडिकल फील्ड में, तो ऐसा कभी आपने सोचा या फिर आपका माइंडसेट हुआ कि अगर हम यहाँ पे ही इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेके हमको अपना कैरियर चेंज करना है या फिर ऐसा कुछ? नहीं, जब मेरी फिजियोथेरेपी में एडमिशन हुई तो मेरा उस वक्त कोई भी ख्याल, मेरा सिर्फ एक ही फोकस था कि अगर मैं इस लाइन में आई हूँ तो इसमें मैं बेस्ट करूंगी। तो उस वक्त मैं सपने अली ईरानी बनने का देखा करती थी कि फिजियोथेरेपी में जो नंबर 1 पोजीशन पे है मैं वहां तक पहुंचूं। तो मेरा शुरू से ये चीज था, मैं जो भी काम करूं उसमें मैं टॉप पे जाऊं। तो उस वक्त का वो था। जब मैं टीचर के लिए सिलेक्शन हो गया तो उस वक्त मेरा ये था कि मैं अपने स्कूल में जो भी जितने भी टीचर पढ़ाते हैं उसमें बेस्ट टीचर मैं कहलाऊं, तो मैं उसके लिए मेहनत करती। और बच्चे लोगों ने भी काफी, और फिर टीचर्स का कुछ इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन में भी मैं जीत गई थी। तो मतलब मेरा जो अपना खुद का था कि मैं जो भी काम करूं वो पूरी शिद्दत से, और मुझे अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इंटरेस्ट पैदा करूं या मतलब उसके अंदर एंटरटेनमेंट ढूंढूं। तो मैं एंटरटेनमेंट समझ के अपना जो भी मुझे एक तरह का करियर ऑप्शन मिलता था या जो भी मैंने किया, चाहे किसी से कन्विंस होकर क्या हो, लेकिन मैं उसमें पूरा अपना 100% लगाती हूँ। तो उसी तरीके से जब मेरे पास ये आया कि नहीं, मुझे फैमिली भी देखनी है, अपने करियर भी देखने हैं, और जब मैं बिजनेस में आई तो इसीलिए मैंने ये फील्ड चुना क्योंकि मुझे एकदम इसमें घुस जाना है, ताकि उसका मतलब सुपरफिशियल मुझे नॉलेज नहीं रखना है, मुझे पूरा डीपली जाना है। तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत, क्योंकि जब मेरी फिजियोथेरेपी में एडमिशन हुई थी उस वक्त मैं सबसे वर्स्ट स्टूडेंट थी, लेकिन मेहनत करके मैं टॉप 10 में आ गई। तो उस टीचर में भी
तो ये मेरा शुरू से था, मतलब जो भी काम करूँ उसमें अच्छा करूँ, ये था मेरा, ये शुरू से ये चीज़ थी मेरे अंदर। तो क्योंकि मुझे पता था कि इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ, लेकिन मेहनत जो है वो इंटेलिजेंसी होना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन मेहनत मेरे करना वो मेरे हाथ में है। तो जो मैं कर सकती हूँ मैं उसी को यूज़ करूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी ये बात सुन के मेरे को रतन टाटा की एक कोट्स याद आई कि वो उनका भी एक तरह से सोच है कि वो पहले डिसीजन सोच के नहीं लेते हैं, ठीक है? कि पूरा स्ट्रेटेजी पूरा इतना को छानबीन करके डिसीजन लेना। तो पहले डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद उसको वो सही करते हैं। हाँ, तो ये चीज़ उनका क्वालिटी मेरे को लग हाँ, ये चीज़ तो क्या होता है ना कि ये मतलब मैंने कभी पढ़ा हुआ नहीं था, ये मेरे अंदर खुद से वो चीज़ आती थी कि अभी चलो जो भी है, जैसे अगर मैं क्लास में मॉनिटर भी बनी, तो मेरा ये रहता था फ़ोकस कि मैं सबसे अच्छी, मतलब अगर मैं हट भी जाऊँ, तो जो बाकी स्टूडेंट है वो सब बोले कि अरे शाज़िया का जब था मॉनिटर का सेशन तो बहुत अच्छा था। तो इसी तरीके से मैं बालिका विद्यापीठ उस टाइम में 12th में थी, तो वहाँ पे मैं प्राइम मिनिस्टर भी बनी थी अपने हॉस्टल की। तो संयोग से सबका 1 मंथ का ही चलता है कार्यकाल, और मेरा 1.5 महीना ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गर्ल्स के बेसिस पे बढ़ाया गया था, 15 दिन एक्स्ट्रा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर डिपेंड्स करता है कि आप अगर वैसा कल्चर बना के रखते हैं, वैसा माइंडसेट बना के रखते हैं, बिल्कुल सपोर्ट मिलता है लोगों को। अब बात करते हैं थोड़ा आपकी एक तरह से लाइफ स्टाइल की। आप एक तरह से पेरेंट्स भी हैं, ठीक है? तो पेरेंटिंग का क्या एक तरह से इम्पैक्ट हुआ आपका लाइफ स्टाइल पे या फिर करियर पे? हाँ, ये चीज़ तो है कि मेरे फादर जो अपनी स्टोरी हम लोगों से शेयर किया करते थे कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल से या कितनी मेहनत से पढ़ाई करके, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन वो मेहनती थे। तो उन्होंने कहा कि वो उनका मार्कशीट मैंने भी देखा था, वो 3rd डिवीज़न अपने सारे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में थे, बट उन्होंने बीपीएससी क्रैक कर लिया था 3rd अटेम्प्ट में। तो उनका ये चीज़ था, तो वो सब चीज़ें जो वो हमसे बताते थे। फिर मेरी मम्मी का भी था कि अपने मोहल्ले में वो जो है शायद 2nd लड़की थी जो इन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। तो उस तरह का जब उन लोगों की स्टोरी सुनती थी तो लगता था कि हाय मैं भी कुछ ऐसा करूँ, मतलब होता है ना कुछ कि मेरे फादर लोगों ने कि अपने जो ऑड सिचुएशन को उन्होंने इसमें बदला। तो ये तो मतलब उनकी क्वालिटी है, तो मैं अगर उनकी बेटी हूँ तो मेरी क्वालिटी उनसे बेहतर और होनी चाहिए। तो ये चीज़। नहीं, मेरा क्वेश्चन इस टाइप से था कि आप एक पेरेंट्स हैं, ठीक है? अभी आपके जो बच्चे हैं, तो हाँ। उनका क्या एक तरह से लाइफ स्टाइल आपसे फ़र्क पड़ता है या फिर आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? अच्छा, हाँ, उनका लाइफ स्टाइल, मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो लाइफ स्टाइल देते हैं ना। हाँ, एज़ ए हाँ, तो पेरेंट्स आप अभी कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, एज़ अ पेरेंट्स मैं जो अपने बच्चों को, मैं उनसे कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ। मैं सीधा कहती हूँ कि जब तुम उस लेवल पे आओ और तुम्हारा दिल करे, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, तुम वो करो, लेकिन जो भी फ़ील्ड हो उसमें अच्छा करो। बस यही, मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मेरे तरफ से उनको कोई एडवाइस नहीं है। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि भई आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है और उसमें कैसे मुझे उस लेवल को अचीव करना है। सिंपल सा इतना ही रहता है। और हमेशा बस एक ही एडवाइस रहता है कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहो और जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपना चादर से बहुत बड़ा देखना चाहिए। लेकिन जो करंट सिचुएशन जितना भी है, तो उससे ओवर उस चीज़ की जो दुनियावी चीज़ें हैं, उस चीज़ में अट्रैक्शन में अपने आप को खो नहीं देना है। हमेशा रियलिस्टिक रहना है, रियल रहना है और चीज़ों को बेसिक से समझना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही सभी पेरेंट्स को भी चाहिए भी कि बच्चे के प्रति एकदम ओपन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना वैसा नहीं है कि फादर मतलब डीएम और माँ मतलब चपरासी और बच्चे जो हैं अपनी बातों को माँ के थ्रू फादर तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ से अब उनका फाइल
अप्रूव होता है कि नहीं होता है, वो चीज़ें जो है वो बहुत हद तक वो ब्रेक करती हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंटली जितना आप ज़्यादा बात करेंगे, बच्चों का माइंडसेट को आप पढ़ पाएँगे। उनको समझ पाएँगे कि अगर वो गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं या उनकी सोच बढ़ रही है, तो आप उनको उसी तरीके से वापस से उनको सही रास्ते पे ला सकते हैं। तो इंटरेक्शन जो है वो हेल्दी बहुत ज़रूरी है, माँ, फादर दोनों के लिए, बच्चों से। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे को थोड़ा एकदम मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चे को इतना फियरलेस रखना है कि अगर वो गलती भी करे तो बता दे कि हाँ मम्मी मैंने ये गलती किया है। हाँ, बिल्कुल। और थोड़ा चलते हैं कि आपने डिसीजन लिया एक तरह से गवर्नमेंट जॉब करते टाइम, उसको कैसे आपने डिसीजन लिया कि हमें हमसे छोड़ देना चाहिए या फिर करियर चेंज करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब अभी एक तरह से सब लोग चाहते हैं कि ड्रीम जॉब होता है सब लोग का। आपको अगर उसमें काम करने को कैसे डिसीजन लिया? देखिए मैंने ये सोचा, मुझे ये थी ना कि अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरा मतलब मैं दिल को मार के कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन वो जैसे भागलपुर में या पटना में रह के हुई और मेरी जो जॉब थी वो ब्लॉक लेवल पे थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं ब्लॉक में रहती हूँ तो मैं अपने बच्चे को वो एजुकेशन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं भले हॉस्टल में मतलब रहकर पढ़ी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं रखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं उनको अपने साथ रखूं, ताकि हर एक पल जो है उनके साथ जी पाऊं, और वो भी उनको भी वो फीलिंग नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा तो हॉस्टल में रह के माँ बाप से दूर रह के तो थोड़ा सा अकेलापन फीलिंग आती थी। तो मैं नहीं चाहती थी ये एक्सपीरियंस मेरे बच्चे भी करें। तो उसके लिए है कि मुझे तो बड़े शहर में, फिर जो अगर बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार में पटना जो है वो राजधानी है, तो यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी होंगी। तो अब जॉब के चक्कर में मैं फिर अपने बच्चे का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फिर मैं दाव पे लगा दूंगी, तो मैं कितना कमा लूंगी टीचर में। तो ये चीज सोच के मुझे लगा कि नहीं, मैं खुद में कमी कर लूंगी, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि वो चीज अगर मैं अच्छा दे पाती हूँ तो वो चीज ही फिर उनका फ्यूचर बनाएगा। तो ये सोच जिस भी लेवल पे हूँ, तो मेरे बच्चे उस लेवल से और आगे जाने चाहिए। तो वो आगे कब जाएंगे? मैं हर चीज भगवान के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती ना। तो वो आगे तभी जाएंगे जब, अगर मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मैं दे सकती हूँ वो इन्वॉल्वमेंट, तो मुझे देना चाहिए। उस वक्त मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, फिर फैमिली क्या बोल रही है ये। तो मुझे लगा कि भाई बाद में बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो इसलिए डिसीजन यहाँ पे जो है मुझे लेना होगा, तो वो मैंने लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिजनेस के बारे में कैसे ख्याल आया कि एक तरह से फुटवियर इंडस्ट्री में जाएं, या फिर एक वुमेन होने के लिए क्या-क्या आपको एक तरह से प्रॉब्लम सामना करना पड़ा बिजनेस स्टार्ट करते थे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, हाँ, जैसे क्या होता है ना कि अगर मैं वुमन हूँ और वुमेन टाइप का काम करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं वुमन हूँ और मेन वाले सेक्टर में घुसती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मुझे चैलेंज चीज को जो एक्सेप्ट करना ना, वो ज्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे जो बोलते हैं ना किक, वो मुझे लगा कि अगर टफ चीज को मैं क्रैक कर लेती हूँ तो वो उसमें मजा है, उसमें फिर मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना कि हाँ चलो मैंने कुछ किया। ऐसे मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी। तो दूसरी चीज एक ये था, मैंने हमेशा से कुछ रिसर्च में कर रही थी, तो उसमें मैंने ये देखा कि अगर जैसे खाना बनाना बोलते हैं कि खाना बनाना जो है वो वुमन लोग का अधिकार है, लेकिन अगर आप देखिएगा प्रोफेशन में जितने भी होटल इंडस्ट्री है वो थ्रू मैन कुक के थ्रू ही वो टॉप लेवल पे है। तो इसीलिए बिजनेस में कोई जेंडर जो है वो फैक्टर नहीं होता है, उसमें जो जितने गहराई से जाएगा और उस बेसिक्स को समझेगा वही उसको ये कर सकता है। तो मुझे लगा कि ये जो स्टेरियोटाइप माइंडसेट है इसको चेंज करना चाहिए, और मुझे भी पता चल जाए कि मैं सिर्फ सपने ही देख रही हूँ या मैं उस चीज को काम करने की खुद मेरे अंदर वो कैपेसिटी भी है या नहीं। तो मुझे खुद को भी चेक करना था कि मैं सिर्फ सपने देखने वाली तो नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी
और मुझे ये मजा आया ना कि अगर मैं मैन के फील्ड में जाकर और वो चीज को, वो जो टफ चीज जिनको लोग बोल रहे हैं और उस चीज को अगर मैं करती हूँ, तो ये जो माइंडसेट है बाकी जो दूसरी वुमेन है उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा कि जो लेदर इंडस्ट्री है वो ऐसा नहीं है कि वो मैन ओरिएंटेड है या मैन ही कर सकते हैं। तो विमेन जिसके अंदर इच्छा शक्ति होगी वो कर सकता है। तो वो चीज था सोच। और दूसरी ये चीज एक मैंने देखी कि कॉबलर कम्युनिटी जो है वो 30 साल पहले जो एक सड़क किनारे जो वो बैठ के काम कर रहे थे आज भी वहीं पर है। रीजन है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो इसको कोई ना कोई तो होगा जो उसको एक नई पहल दिखाएगा या नया रास्ता दिखाएगा। तो अगर वो नई पहल और नया रास्ता दिखाने में अगर मेरा योगदान होता है तो मेरा नाम तो अमर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक आइडिया होने के बाद उसको एक तरह से एग्जीक्यूट करना ना, एक सबकी बस की बात नहीं होती है, या फिर सोचते तो बहुत लोग हैं लेकिन उसको सही से राह पे लाना या फिर उसको एग्जीक्यूट करना बहुत थोड़ा टफ होता है। या फिर कुछ दिन के लिए वो सही रहता है, 1 साल 2 साल फिर के उसके बाद उसका अगर नहीं सही से चल पाता है तो उनका ये बिजनेस बंद हो जाता है। तो उस तरह से आपने कैसे एक आइडिया को एग्जीक्यूट किया, आपने कैसे टीम बनाई, आपने फिर कैसे फाइनेंशियल चीजें को समझे, और क्या सारी चीज आपको हेल्प कर एक आइडिया से एक बिजनेस बनने की? देखिए मेरा सिंपल सा था, मैंने बहुत आगे तक का सपना कुछ नहीं देखा था। मुझे सिर्फ इतना था कि जो मैं शुरू कर रही हूँ उसका रेंट निकल जाए, मेरा स्टाफ का खर्चा निकल जाए, बस इतना ही। अगर वो हो गया तो फिर मैं आगे सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। तो इस तरह से मेरी जो मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहती थी। मैंने पहले से कभी भी ख्वाबों का महल नहीं बनाया हुआ था कि एकदम मैं पहुंच ही जाऊंगी। मुझे पता था कि इतने सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, हो सकता है मुझे बैक टू पवेलियन होना पड़े। तो मेरे हाथ में था ही फिजियोथेरेपी का कि मैं वापस से कोई हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन कर लूंगी, देखूंगी जो जैसा सिचुएशन होगा। तो मेरा सबसे पहला टारगेट था कि जो मैं जो चीज को शुरू कर रही हूँ उससे मेरा रेंट और मेरे स्टाफ का खर्चा निकल जाए, ये मेरा पहला गोल था। जब ये अचीव हुआ तो फिर लगा कि अब है नेक्स्ट जो है, फिर मैंने वो देखना शुरू किया कि बिजनेस कैसे ग्रो करते हैं ये वो। तो उसमें मुझे ये पता चला कि किसी भी बिजनेस को कम से कम 3 साल देना चाहिए, तभी पता चलेगा कि इस मतलब ये सस्टेनेबल है कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी 3 साल हुआ नहीं है तो मुझे 3 साल तक अभी कुछ इसको क्विट करने के लिए नहीं सोचना है, तो मैं उसमें लगी रही। तो जब हाँ, लेकिन ये चीज मेरा बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से मुझे जो एमबीए के स्टूडेंट शायद इतना टाइम उनको नहीं लगता जितना मुझे लगता। तो मुझे लगा है टाइम, क्योंकि मैंने जो अब सीखा है वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तहत सीखा है कि एक बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाता है। लेकिन जब शुरू किया था उस वक्त मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, तो जिस वजह से मेरा जो टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा और पैसे ज्यादा खर्च हो गए। तो ये मेरा तो, लेकिन इसको भी मैं पॉजिटिव लेती हूँ कि मैं स्ट्रीट एमबीए हूँ। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बनाया। तो मैं अपने आप को स्ट्रीट एमबीए मानती हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर जो है, मुझे लगता था कि कोई हो जो मुझे बताए कि ये जो क्या, ये जो भी जो कॉर्पोरेट टर्म्स होते हैं इसका क्या मतलब होता है, कैसे कोई पिच तैयार होता है, ये सब चीजें जो है मुझे जो कुछ भी नहीं पता था। तो ये जब इंक्यूबेशन सेंटर, ये एक लक भी कहिए कि जब मैंने शुरू किया तो उसी वक्त सोच ही रही थी तो ये आया इंक्यूबेशन में। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके अपने आइडिया को बताया, तो वहाँ पे उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया मुझे। और उसके बाद जब वहाँ पे जो सेशंस वगैरह मैंने अटेंड किया, फिर जो दिल्ली ताज में जो टाई का इवेंट वगैरह में गई, वहाँ से मुझे एक्सपोजर मिलना शुरू। और वहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ और उन लोगों से जो मैं मिली, इन्वेस्टर्स से मिली, तो फिर मुझे लगा कि ये अब मैं सही जगह आ गई हूँ। जो मैं जिस चीज को मैं नजदीक से जानना चाहती थी, एक्चुअल में ये वही जगह है। तो मेरे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और ज्यादा मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ गई, और उसके बाद जो है चीजें अपने आप ऑर्गेनाइज हो गई।
जब मुझे बिल्कुल, बेसिक समझ में आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि कम्युनिटी मैटर करता है जब बिहार की बात करते हैं, बिहार के कल्चर की बात करते हैं, खास करके स्टार्टअप कल्चर जो है, उतना बिहार में अभी डेवलप नहीं हो पाया। उतने लोग कॉन्शियस नहीं हैं बिज़नेस को लेके या फिर उनको उतना इन्फॉर्मेशन या फिर नेटवर्क नहीं मिल पाता है, ठीक है? तो आपने कैसे एक तरह से देखिए, जब कहीं भी अच्छा, तो मैं ये बताती हूँ कि कम्युनिटी कौन है? हम और आप ही तो कम्युनिटी हैं। बिल्कुल, तो ये ठीक है, जब पहले से नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से तो शुरुआत होती है। तो अब जब हम इस इकोसिस्टम में आ गए हैं और गवर्नमेंट ने भी पहल कर लिया है, और तो इसको मेंटेन रखना और इसको और आगे बढ़ाना, ये तो हमारे हाथ में है ना। बिल्कुल।